हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं मासिक प्रेशर, मोशन एंड विंड्स का पार्ट 1। तो जो वायु है वो कई प्रकार की गैसों का असमांगी मिश्रण है। असमांगी मिश्रण का मतलब होता है वो गैसें जो एक दूसरे में मिलती नहीं है, जो एक दूसरे के साथ तो चलती हैं मगर वो एक दूसरे मिक्स नहीं होती हैं। नाइट्रोजन नाइट्रोजन रहेंगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन रहेंगे, ये मिलकर कुछ और नहीं बन जाएंगे। तो धरातल जो पृथ्वी की सतह है उसके ऊपर प्रति इकाई क्षेत्रफल के ऊपर जो है जितना पूरा वायुमंडल का दाब पड़ता है उसे ही हम लोग जो है वायु दाब कहते हैं, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। इसको जो है जो सबसे ज्यादा वायु दाब होता है वो सागर के तल पे नापा होता है। और अगर हम लोग अगर बैरोमीटर पे अगर हम लोग इसकी जांच करें तो 1 वर्ग सेंटीमीटर पर लगभग 1034 ग्राम के आसपास प्रेशर होता है। और इसे हम लोग जो है नापने के लिए मिलीबार का इस्तेमाल करते हैं, और अंतरराष्ट्रीय मानक की अगर बात करें तो इसे ही जो है 1 पास्कल कहा जाता है। इसका मतलब है कि 1/1 सेंटीमीटर के ऊपर कुल मिलाकर वायुमंडल का जितना दाब होता है उसे हम लोग एक एटमॉस्फेयर बोलते हैं, जो कि 1034 ग्राम के आसपास होता है। जब ऊंचाई में वृद्धि होती है तो प्रेशर जो है धीरे धीरे कम होने लगता है। उसकी वजह यह है कि पृथ्वी की सतह के पास जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होता है, इस वजह से ज्यादा दाब लगता है। जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी की सतह से ऊपर की तरफ जाएंगे तो जो गुरुत्वाकर्षण का बल होगा वो कम हो जाएगा, और वो कम होता जाएगा तो हमारा वायु दाब भी कम होता जाएगा। इसको हम लोग कई प्रकार के मीटर्स में नापते हैं, जैसे बैरोमीटर होता है, मरकरी मीटर होता है, ऐसे बहुत सारे मीटर होते हैं जिससे हम उसको नापने का काम करते हैं। अगर जब ऊंचाई के साथ साथ जो है गिरावट होने लगे तो इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। जो मीटर होता है उसमें हम कई चीजों का हम लोग आकलन करते हैं। मौसम के जो सारे तत्व होते हैं वो हम लोग वायु दाब की वजह से जो है वहां पर प्रभावित होते हैं, जैसे मेघ है, वर्षा है, आंधी है, तूफान है, ये सब जो है वायु दाब से प्रभावित होने वाली चीजें हैं। तो जो वायु है वो बेसिकली क्षैतिज दिशा में बहने वाली हवाएं हैं जिनको हम लोग वायु कहते हैं। तो बैरोमीटर में की रीडिंग अगर जो है अचानक से बहुत तेजी से गिरना शुरू हो जाए तो इसका मतलब होता है कि अब तूफान आने वाला है। उसी प्रकार से जो बैरोमीटर है वो उसकी रीडिंग पहले गिरे और फिर धीरे धीरे उठने लगे, जिसका मतलब कि अब बारिश के संकेत है। उसी प्रकार से जब बैरोमीटर का जो रीडिंग है वो लगातार बढ़ती रहे तो इसका मतलब है कि यह मौसम जो है बिल्कुल साफ है। तो जो ये वायु दाब है वो कई तरह की एक समदाब रेखाएं बनाता है जिसको हम लोग आइसोबार्स बोलते हैं। हम जो पृथ्वी है उसकी कई सारी जो है वायु दाब की वजह से बहुत सारी पेटियों का निर्माण हो जाता है। हम लोग को मालूम है कि हमारी पृथ्वी जो है वो घूमती रहती है, और इसके घूमने की वजह से एक विक्षोभ जो है पैदा होता है जिसको हम लोग कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं। पृथ्वी के घूर्णन की वजह से ये जनरेट होने वाला एक प्रकार का फोर्स है, और जिसमें जो हवाएं हैं वो थोड़ा सा घूम जाती हैं, और इसी को हम लोग जो है कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं। इसको जीजे कोरियोलिस ने जो है इसकी खोज की थी, इसीलिए इनके नाम पर रखा गया है। ये कोई हवाएं नहीं है कि सिर्फ हवाओं की दिशा का परिवर्तन करते हैं, और पवन का वेग जितना अधिक होगा कोरियोलिस बल जो है उसका विक्षेपण भी उतना ज्यादा होता चला जाएगा उसका। और कोरियोलिस फोर्स जो होता है वो विषुवत रेखा पे जो हमारे जो 0 डिग्री है इक्वेटर होता है वहां पर 0 होता है, और इसी वजह से यहाँ पर जो होता है जो वायु दाब की पेटियां होती हैं वो बहुत ही यहाँ पर उच्च कटिबंधीय चक्रवात जो है यहाँ पर कभी नहीं आते। इसके बाद जो कोरियोलिस फोर्स है वो बहुत सारी चीजों को प्रभावित करती है, जैसे कि पवन को, उड़ते हुए पक्षी को, विमानों को, हवाई जहाज या बैलिस्टिक मिसाइल्स तक की गति को प्रभावित करने की क्षमता जो है वो ये कोरियोलिस फोर्स रखता है। इसमें जो फैरल का एक नियम है कि जब जो ये हवाएं हैं उत्तरी गोलार्ध में, जो उत्तरी गोलार्ध है वहां पर ये अपनी दाईं तरफ घूम जाती हैं,
जबकि जो दक्षिणी ध्रुव है वहां पर ये बाईं तरफ घूम जाती हैं और ये जो होता है ये कैरोलिस फोर्स जो है ये जो है पृथ्वी की गति की वजह से हो रहा होता है। इसके बाद बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ विंड एंड वेलोसिटी की बात करते हैं। तो पवन की जो दिशा होती है वो किस प्रकार से होती है, तो हम लोग अगर मान लीजिए जो हवा है उत्तर से दक्षिण की तरफ चल रही है तो हम लोग उसे उत्तरी हवा कहेंगे। उसी प्रकार से अगर दक्षिण से उत्तर की तरफ चल रही है तो हम लोग उसको दक्षिणी हवाएं कहते हैं। पछुआ पवन होती है तो उसका मतलब जो पश्चिम से पूरब की तरफ बह रही है वो पछुआ पवन होती है। इसी प्रकार से जो पहाड़ होते हैं उसकी दो साइड होती हैं। अगर जो पहाड़ की ढाल है उस तरफ अगर हवा बह रही है तो उसे हम लोग विंडवर्ड स्लोप बोलते हैं और उसके ठीक विपरीत तरफ जो होता है उसे हम लोग लीवर्ड स्लोप बोलते हैं। साथ ही साथ विंड रोज की अगर हम लोग बात करें तो हवा की डायरेक्शन को दिखाने के लिए मानचित्र पर जो दर्शाया जाता है उसे हम लोग विंड रोज बोलते हैं। और जो है जो विंड वेन होता है उससे हम लोग हवा की गति नापने का काम, हवा की दिशा नापने का काम करते हैं। और एनीमोमीटर जो होता है उससे हम लोग पवन का वेग नापने का काम करते हैं। जो हवा है उसका वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है और उसका हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जो वायु दाब का मान होता है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है और ये वायु दाब जो है प्रत्येक 300 मीटर जाने पर 34 मिलीमीटर कम हो जाता है। उसी तरह से अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो इसमें कई सारी जो है पेटियां बन जाती हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इक्वेटोरियल रीजन है वहां पर लो प्रेशर बेल्ट का जो है यहाँ पर निर्माण हो गया है। तो जो लो प्रेशर बेल्ट होती है, लो प्रेशर बेल्ट है इसका मतलब हमारे यहाँ पर क्या है वो बिल्कुल से शांत है, इसीलिए इसको हम लोग डोल्ड्रम क्षेत्र भी बोलते हैं। यहाँ पर कुछ चीजें होती हैं। यहाँ पर कुल मिलाकर 6 पेटियां हैं और अगर सब मिला दी जाए तो कुल मिलाकर 7 पेटियों का यहाँ पर निर्माण होता है। और ये जो पेटियां होती हैं, वायु की जो पेटियां होती हैं, ये दो वजह पर निर्भर करती हैं। एक होती है थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट और दूसरी होती है डायनामिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट। तो दो प्रकार की प्रेशर बेल्ट होती हैं। अब इसमें कुछ चीजें होती हैं कि जो हवाएं हैं वो उनका जो प्रेशर होता है वो सिर्फ तापमान पर ही रेगुलेट नहीं करता या ऊंचाई पर ही रेगुलेट नहीं करता है। इसको हम लोग समझते हैं कि क्योंकि जो सूरज की रोशनी है जो पृथ्वी पर पड़ती है वो असमान है, किसी जगह पर कम पड़ती है किसी जगह पर ज्यादा पड़ती है। तो सूर्य का जो तापमान है उसकी वजह से जिस जगह पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं वहां पर हवा गर्म हो जाती है, वहां पर हवा उठ जाती है, जिसका मतलब है वहां पे हवा का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। तो और उसी इस प्रकार से अगर चलने पर भूमध्य रेखा के आसपास अधिक तापमान होता है और मकर रेखा और कर्क रेखा होती है वहां पर उच्च वायु दाब जो है क्षेत्र पाया जाता है। मगर अगर इसी बात को अगर हम लोग अप्लाई करें और पोलर रीजन में आ जाएं तो पोलर रीजन तो कोल्डर रीजन हुआ। तो कोल्डर रीजन की वजह से यहाँ पर जो है कोल्डर रीजन के पास जो है उच्च वायु दाब मिलना चाहिए, लेकिन वहां पर आने पर जो है कहीं जो है निम्न वायु दाब का क्षेत्र भी बन जाता है और ध्रुव के 60 डिग्री से 60 टू 66 डिग्री के आसपास जो है निम्न वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है। लेकिन जब हम लोग बिल्कुल एग्जैक्ट पोलर रीजन की तरफ जाते हैं तो फिर से हाई प्रेशर जो है जनरेट हो जाता है। तो इसका मतलब है कि एक कारक जो है इसके लिए रिस्पांसिबल नहीं हो रहा है। अगर हम लोग बात करें इक्वेटोरियल रीजन की, ये एक प्रकार का लो प्रेशर रीजन है। ये दोनों 0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री तक का ये फैला हुआ है और यहाँ पर जो सूर्य की किरणें होती हैं वो सीधी पड़ती हैं और इस वजह से यहाँ पर हवाएं गर्म होती हैं, निम्न वायु दाब का क्षेत्र ये बन जाता है। तो इस प्रकार से ये थर्मली इंड्यूस्ड है और जो है यहाँ पर प्रतिदिन जो है यहाँ पर डेली वर्षा होती है, हवाओं की गति यहाँ पर कम होती है, इसलिए यहाँ पर डोल्ड्रम का क्षेत्र जो है यहाँ पर डेवलप हो जाता है। और इस प्रकार से फिर इसके बाद जो दूसरा रीजन है वहां पर जो है उत्तरी ट्रेड विंड्स जो है पाई जाती हैं और ये उत्तरी ट्रेड विंड्स पाई जाती हैं
इसके बाद का जो रीजन है वो 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री तक का जो रीजन होता है इसे हम लोग हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं। इसे हॉर्स लैटिट्यूड इसलिए बोलते हैं कि ये जो क्षेत्र होता है बहुत ही शांत क्षेत्र होता है और शांत क्षेत्र होने की वजह से जो जहाज होते हैं पानी के वो आगे नहीं बढ़ पा रहे होते हैं, तो इस वजह से कुछ घोड़ों को वहां पर जब घोड़ों का व्यापार होता था तो कुछ घोड़ों को समुद्र में फेंक दिया जाता था, इसलिए इसे जो है हॉर्स ट्रेड बोला जाता है। इसके बाद जो अगला क्षेत्र है वो सब पोलर जो है लो प्रेशर बेल्ट है जो कि 60 टू 66 डिग्री के आसपास होता है। जैसा कि हमने बोला कि यहाँ पर ठंडा रीजन होना चाहिए था, तो वहां पर हाई प्रेशर होना चाहिए था, मगर वहां पर हो जाता है लो प्रेशर रीजन। इसके बाद जो है इसके बाद जब हम लोग आते हैं तो पोलर स्टेरॉइड्स चलती हैं और उसके बाद का जो रीजन होता है वहां पर हाई प्रेशर बेल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं एटमॉस्फेयर में ट्राई सेलुलर जो है सर्कुलेशन होता है। तो ये जो ट्राई सेलुलर सर्कुलेशन है यहाँ पे जो हवाएं होती हैं उच्च वायुदाब पर जाती है, उच्च वायुदाब से जब निम्न वायुदाब क्षेत्र की तरफ जाती हैं तो जो है हवाएं एक ओर प्रवाहित होती हैं और निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब की तरफ दूसरी तरफ प्रवाहित होती है। तो इस प्रकार से एक सर्किल बन जाता है और इस सर्किल से तीन प्रकार के क्षेत्र बनते हैं। एक होता है हेडली सेल। हेडली सेल जो होता है वो उष्णकटिबंधीय कोशिकाएं होती हैं और दूसरा जो होता है वो वेलन सेल्स होती हैं जो कि पोलर जो है ध्रुवीय वाताग्र कोशिकाएं होती हैं और तीसरी जो होती है वो पोलर सेल्स होती हैं। तो ये जो है ये ठंडे प्रदेशों में पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं और ये तीनों मिलकर के एक प्रकार का सर्कुलेशन कंप्लीट करती हैं और जो है इस प्रकार से जो विंड है उसका एक प्रॉपर जो है सर्कुलेशन मोशन हो जाता है।